Hello everyone, very good evening. So today we are going to discuss about the most important questions or most probable questions of a steel structure part 2. Is it audible? This is audible or not? Okay, it exists for me problem. Let me check my another phone. अभी आ रही वीडियो साक्षी गुप्ता ठीक है, इट्स ऑडिबल राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे गेट और ईएसी दोनों मर्ज हो चुके हैं. गेट प्लस ईएसी हो चुका है. पहले आपका ईएसी अलग सब्सक्राइब करना होता था और गेट अलग से. अब गेट एंड ईएसी दोनों मर्ज हो चुके हैं. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक रेफरल कोड है, जो कि रेफरल कोड हेलो एवरीवन. तो these are the benefits of the Unacademy Plus जो आपके सामने यहाँ पे these are the basic benefits. And the referral code is Shashi Kumar and you can get a discount of the 10%. कुछ इस तरह सब्सक्रिप्शन मॉडल का जो प्राइस है वो कुछ ये है, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए. रेफरल कोड शशि कुमार. जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. आज आपका 15th ऑफ फेब है और सॉरी हाँ 15, तो यूपीपीएससी एई के लिए 15th ऑफ फेब को आपका ये लग रहा है पार्ट 2 है. पार्ट 3 आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा. पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक. Rivets of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate is what? Just reply A, B, C, D. Which one is the correct answer? Ankur Dubey, Atul Singh, Sudesh Pandey, Sakshi Gupta. नॉट विजिबल नहीं, विजिबल है. आप अपना फोन से रिफ्रेश कर लो एक बार, ये विल विजिबल. स्टील प्लेट ऑफ 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक, rivets of nominal diameter 18 mm driven. The net sectional area of the plate will be what? तो क्या हो जाएगा? डाई ऑफ द बोल्ट, बोल्ट होल डायरेक्टली निकालते हैं. बोल्ट होल इक्वल्स टू बोल्ट होल डाया 18 प्लस 1.5 19.5 mm.
ओके, तो नेट सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नेट इक्वल्स टू ए ग्रॉस माइनस टी इंटू डी इंटू एन, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक ही बोल्ट है तो जब इसको ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू 1, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 माइनस टी, थिकनेस कितना है भाई, ये आपका 19.5 है तो 1.95 इंटू 1 इंटू एन का वैल्यू आपको 1, तो ये आपका जगह 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सी द करेक्ट आंसर। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular plate 100 mm diameter is welded to another plate by means of the 6 mm fillet weld. If the permissible shearing stress in the weld equals to 10 kg per mm square, then the greatest twisting moment that can be resisted by the weld will be what? Answer please. 424 pi kg meter, 300 pi kg meter, 212 pi kg meter और 600 kg meter. C. Any other answer? Any other answer? क्या कहा, परमिसेबल शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है इन द वेल्ड इज 10 kg per mm square, देन द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय द वेल्ड विल बी व्हाट, तो टी निकालना है। तो आई होप सो कि टॉर्जनल इक्वेशन सबको याद होगा, टाउ बाई आर जो सो में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। साक्षी गुप्ता, एक बार आप अपने जो YouTube है उसको क्लोज करके फिर से ओपन कर लो, हो जाएगा ठीक है आपका। सो T विल बी व्हाट, टाउ इंटू आई पी बाई आर, तो आई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ का वैल्यू आपको गिवन है, आर निकाल लेना है, सो यू विल गेट द आंसर। इस इक्वेशन से सॉल्व करो तो सी इज द करेक्ट आंसर, बस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a mild steel flat subjected to a tensile force of 84 tons is connected to a gusset plate using rivets. If the force required to shear a single rivets, to crush the rivets and to tear the plate per pitch length are 5000 kg, 8000 kg and 6000 kg respectively, then the number of rivets will be what? The number of rivets required will be what? जो इसमें से मिनिमम होगा तो रिवेट्स वैल्यू विल बी व्हाट, मिनिमम ऑफ दीज वैल्यू, तो मिनिमम ऑफ 5000, 6000 और 8000, तो ये क्या हो जाएगा आपको रिवेट्स वैल्यू 5000 kg, मिनिमम ऑफ दीज थ्री यानी कि 5 टन, सो नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, कितना टन का है टेंजाइल फोर्स 84 टन का, एटी फोर बाई 5 इट्स कमिंग 17, 16.8 आता है, so it's coming 17, so D is the correct answer।
Okay, this is clear? Yes or no? आज काफी लोग नहीं है अंकुर. Next question. In the design of framed connection, the rivets or bolts connecting the web of a beam with the connecting angle are subjected to what? Single shearing and bearing on the web, double shearing and bearing on the web, double shearing and no bearing on the web, no shearing but only bearing on the web. Which one is the correct answer? अब इसमें सही कौन सा है? A, B, C और D? बताओ. क्या था? In the design of frame connection, the rivets or bolts connecting the web of a beam with the connecting angle are subjected to तो सिंगल शेयर में कैसे होगा ये? जैसे अगर हम आपको कोई क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं, तो दिस इज डबल शेयरिंग ना. एक प्लेन आपका ये है शेयरिंग प्लेन और दूसरा शेयरिंग प्लेन ये है, तो 2 शेयर ना, तो डबल शेयर. So B is the correct answer, double shear and bearing on the web. The effective length of the fillet weld is what? Total length minus 2 times of the throat size, total length minus 2 times of the weld size, 0.7 times the total length, and total length minus total weld by under root of 2. So the correct answer is B. It's the effective length की बात करेंगे तो effective length equal to होता है total length minus 2 times of the weld size, 2 times of the weld size, that is the effective length. Structural member carrying a pull of 700 kN is connected to a gusset plate using rivets. If the pulls require the shear the rivets to crush the rivets and to the tear the plate per pitch length and respectively 60 kN, 35 kN and 70 kN. The number of rivets required will be what? बीस. आशीष वर्मा, अंकुर दुबे 20. Any other answer?
ठीक है, तो अभी जो हमने देखा एक 5000, 6000 और 8000 के रेस्पेक्ट में, सेम क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन है। तो इसमें मिनिमम ऑफ दीज थ्री, तो मिनिमम ऑफ दीज थ्री में कौन सा आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका 35 है, ठीक है, और टोटल कितना का रहा 700 किलोमीटर का। तो नंबर ऑफ रिवेट्स क्या हो जाएगा, 700 बाई 35, so 20, so B. The permissible stresses in rivets under the wind load condition as per the IS 800 2007 भी हो जाता। The permissible stresses in the rivets under wind load conditions as per the IS 800 2007 exceed A, B, C और D 15%, 25%, 33% और 50%। बताइए। According to IS 800, when the effect of wind or seismic load is taken into the account, when the effect of wind and seismic load are taken into the account, the permissible stresses for rivets, bolt, and tension rod are increased by 25%. That are increased by 25%. Okay. So when we will consider wind load or earthquake load, so simultaneously we will not consider both one, we will consider either wind load or earthquake load, either wind load or earthquake load in case of any load calculations. Next, two steel plate, each of the 12 mm thickness and connected by a double cover butt joint by rivets shown in the given figure. If the rivet's diameter is 22 mm with rivets force value of 53150 Newton and the permissible stresses in tension for the plate is 142 Newton per mm square, which one of the following section is the most critical section? They are asking about the most critical section. तो most critical section इसमें से कौन सा हो जाएगा? मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन में सबसे पहले तो आपका डायमंड रिवेटिंग है, डायमंड सेक्शन है। तो डायमंड सेक्शन में जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा वो कैसे आप एनालाइज करोगे? उसको एनालाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शंस को एनालिसिस के लिए इट्स वेरी सिंपल कि जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट है या फिर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन 1 पे कितना आ रहा है, सेक्शन 2 पे कितना आ रहा है, सेक्शन 3 पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रिवेट्स डायमीटर 22 mm डायमीटर, रिवेट्स फोर्स इज द 53150 न्यूटन। तो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा आपका है? ए। हाँ जी, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन किस केस में? अगर हम मेन प्लेट की बात करेंगे तो मेन प्लेट के केस में मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन तो सेक्शन नंबर 11। अगर आपसे कवर प्लेट का पूछता है कि कवर प्लेट का मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कवर प्लेट, which section is the most critical section for cover plate? Yes, that is great, section 3. So in case of the diamond riveting, when they are asking about the main plate critical section, so section 11 is the most critical section for the main plate and section 33 is the most critical section for the cover plate. हाँ, yes, अगर आप सी बता रहे हो इसका मतलब कवर प्लेट के लिए है, और अगर 1 है तो आपका मेन प्लेट के लिए। Which of the following does not describe ये वेल्ड टाइप बट zigzag, plug और lap?
ए बी सी डी फर्स्ट वन का, which of the following does not describe the weld type? तो butt is called the weld, weld कहलाता है, butt weld भी होता है, plug weld भी होता है, zigzag is not a weld, lap weld. तो zigzag is the correct answer for the C, the correct one. B is not the correct anyhow, B कहीं पे नहीं होगा, B तो कहीं से है ही नहीं. नेक्स्ट हमारा क्या कहलाता है कि अ प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज टर्म्ड एज व्हाट? टेल मी द आंसर प्लीज, नेक्स्ट वन का. देखो वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग में बट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, लैप वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्ड होता है, स्टीम वेल्ड होता है. ये सारे के सारे जो है ना वेल्ड के टाइप्स हैं. तो जिगजैग इज नॉट अ वेल्ड. तो सेकेंड वन का क्या हो जाएगा? सेकेंड वन में हो जाएगा आपका किस टाइप का? प्लेट इज जो कनेक्टेड टू और मोर स्ट्रक्चर मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज टर्म्ड एज द सू प्लेट. या गसेट प्लेट या बेस प्लेट या टेम्पलेट. क्या होता है? सू प्लेट होता है, बेस प्लेट होता है, गसेट प्लेट होता है, टेम्पलेट होता है. सी सी इज द करेक्ट आंसर, इज द गसेट प्लेट. यस, इसमें से कोई भी सीधा सीधा आपने सुना होगा कि देयर आर टू कनेक्टिंग टू गसेट प्लेट, फोर गसेट प्लेट थ्रू, मतलब टू कनेक्टिंग टू गसेट प्लेट एक केस में. तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गसेट प्लेट हो जाएंगे. सी इज द करेक्ट आंसर. दोनों के लिए सी सी करेक्ट आंसर है. ऊपर वाला भी सी और नीचे वाला भी सी है. Gusset plate are used to connect two or more structural member intersecting at each other. Intersecting at each other. This is called the gusset plate. So second one answer is the gusset plate and first one is the zigzag. Which one of the following the most critical rivets in the joint in the figure shown below? Most critical section. Most critical section. Which one of the following is the most critical section? Section 1, bolt number 1, bolt number 2, bolt number 3 or bolt number 4? डी. जो क्रिटिकल सेक्शंस की बात करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में कहता है कि जिसका आर सबसे मैक्सिमम हो और थीटा मिनिमम हो. क्या होता है? आर इज मैक्स एंड थीटा इज मिनिमम. तो वो सेक्शन हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है. तो इस केस में आर तो सबका इक्वल है, सबके बराबर है आर आर आर. तो चलो भाई 1 2 3 4. लेकिन थीटा की बात करें तो थीटा 4 इज द क्रिटिकल सेक्शन. तो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इज द डी नंबर 4, यानी कि 4 नंबर है सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, थीटा इज लेस. What is the ratio of permissible bearing stresses in the power driven shop rivets related to the yield stress in the mild steel? So which one is the correct answer? Power driven shop rivets. अंकुर दुबे. कौन सा आंसर लिखा है? बी. देखो, नमस्ते शुभम सक्सेना, इसका आंसर से लिसन लिसन लिसन. अगर हम बात करें पावर ड्रिवन का
कि द रेशियो ऑफ परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन द पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स रिलेटेड टू द यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा 250 और शॉप रिवेट्स कितना हो जाएगा 300। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस शॉप रिवेट्स इक्वल्स टू 300 MPa और यील्ड स्ट्रेस 250 MPa। तो इसमें से तो कोई आंसर सही है ही नहीं, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस इन पावर ड्रिवन तो शॉप रिवेट्स तो यील्ड स्ट्रेस, यानी कि 300/250 बोलता है, तो भाई 1 पॉइंट समथिंग तो कोई है नहीं, तो वी कैन से 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें उल्टा पूछा है ना, यील्ड स्ट्रेस बाय बियरिंग स्ट्रेस नहीं पूछा है आपसे। आया समझ? इज इट क्लियर और नॉट? सॉल्यूशन क्लियर है सबको या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट। स्टील प्लेट इज 300 mm wide and 10 mm thick. A rivets of nominal diameter is 18 mm driven. The net sectional area of the plate will be what? Again question of net sectional area. सेम क्वेश्चन, शायद पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने यही किया था। या बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट, the maximum longitudinal pitch allowed in bolted joint of tensor member is what? हाँ जी, the maximum longitudinal pitch allowed in the bolted joint in the tensor member is equals to 16 times of the thickness of the plate, 16 times of the thickness of the plate, or 200 mm whichever is less। 16T और 200 mm दोनों में जो कम होगा। और अगर हम कंप्रेसिव की बात करते हैं तो कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, इन कंप्रेशन मेंबर में 12 टाइम्स ऑफ द टी और 200 mm जो हमारा कम होगा। नो, शुभम सक्सेना, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 16 टाइम्स ऑफ द टी होता है। और अगर हम स्टैगर्ड की बात करते हैं तो स्टैगर्ड में 24 हो जाएगा और वो 18 हो जाता है। कंप्रेसिव में 18T हो जाएगा और 300 mm, और ये आ जाएगा 24T और 300 mm दोनों में जो कम होता है। ओके, अगर स्टैगर्ड की बात करते हैं तो स्टैगर्ड पिच की बात करेंगे तो। नेक्स्ट, what is the maximum number of 20 mm diameter bolt that can be accommodated in a single row of 140 mm wide flat strip used as one of the structural element involved in the process? Okay, C Ankur Dubey. Any other answer?
देखो नॉमिनल डायमीटर कितना दे रखा है 20 mm, डायमीटर ऑफ द होल कितना हो जाएगा 20 + 2 तो 22 mm। तो मिनिमम पिच की बात करेंगे तो मिनिमम पिच इक्वल्स टू क्या होता है 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर। नो 2 इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम पिच इक्वल्स टू होता है 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर दैट इज द 50 mm। और मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की बात करोगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ द 22 डायमीटर ऑफ द होल। सो उस केस में क्या हो जाएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 33 आ जाता है। तो टू accommodate 3 volts with require how many volts? अगर हमारा 140 mm वाइट प्लेट है, अगर हमारा 140 mm वाइट प्लेट है तो हम कितना यूज करेंगे नंबर ऑफ वोल्ट विल बी 2, क्योंकि अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं 3 वोल्ट लेते हैं तो 50 + 50 + 33 देखो ऐसे आपके अकॉर्डिंग अगर 3 वोल्ट लोगे तो 50 + 50 ये भी 50 ये भी 50 ये भी 33 और ये भी 33 तो ये हो जाएगा 166। तो भैया हमारे पास प्लेट का साइज तो 140 mm ही है, तो इस केस में हम कितना प्रोवाइड करेंगे 2 नंबर ऑफ वोल्ट। आई गॉट इट शुभम सक्सेना। क्योंकि मिनिमम पिच जो होगा 2.5 इंटू नॉमिनल डाया 50 mm मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस। थर्टी थ्री आ जाता है, तो सबको ऐड करोगे तो 166, इसलिए 2 वोल्ट लेंगे। The slenderness ratio in the tensile member, the slenderness ratio in the tensile member as per the BIS code, where reversal of stresses is due to the load other than the wind or seismic load shall not exceed। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है slenderness ratio केस में। Any other answer? Yeah, is equals to 180, is equals to 180, that is the correct answer. Next, the center to center maximum distance between the rivets in the tensile member of thickness is 10 mm. The center to center maximum distance between the rivets in tensile member the thickness is 10 mm. तो टेंसर में मैक्सिमम डिस्टेंस की बात किया तो मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी व्हाट 16 टाइम्स ऑफ द टी और 200 mm विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों का जो कम होगा। तो 16 इंटू 10 इक्वल्स टू 160 और 200, तो आंसर क्या हो जाएगा 160 mm। अभी थोड़ा देर पहले यही बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct related to the leg angle? Are necessary unequal angle, are always unequal angle, increase the shear resistance of the joint, reduce the joint length of the joint? Leg angle are used to reduce the length of the joint, that is the D. D is the correct answer, the reduce the length of the joint, so D इसका correct answer है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी डी ठीक है। Which steel member section among the following combinations can carry maximum load? A pair of angle welded on opposite sides of the gusset plates but not tack welds. A pair of angle weld on opposite side of a gusset plate and tack welds along the length. A pair of angle back to back on same side of the gusset plate and tack welds.
A pair of angle on same side of the gusset plate but not the tack welds. शुभम सक्सेना सी, अंकुर दुबे बी, और कोई आंसर? एनी डिफरेंट आंसर? बी और सी? That is the B is the correct answer. A pair of angle welded on opposite sides of a gusset plate and tack welds along its length. The B is the correct answer. No, A is not the correct one. B is the correct answer. K equals to अगर आपको पता होगा तो K equals to क्या कहता है? 3 times of the A1. ये टर्म सुना है पहले? ये बताओ मुझे, ये टर्म सुना है पहले? देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एंगल इज डिपेंडेंट अपॉन द नेट इफेक्टिव एरिया. Load carrying capacity of the angle depend upon the net effective area. तो A net equals to क्या होता है? A net equals to A1 plus K times of the A2. तो K का वैल्यू हम इसे डिनोट करते हैं. A1 और A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? A1 equals to A2 equals to A by 2. A1 equals to A2 equals to A by 2. That depend upon the angle to angle section. जो भी हमारा एंगल सेक्शन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पेयर ऑफ एंगल की वन साइडेड के केस में हमारा 3 होता है. जब बोथ साइड पेयर ऑफ एंगल की बात करें तो 5 होता है. तो उस केस में तो मैक्सिमम नेट इफेक्टिव एरिया दोनों केसेस में चेक करेंगे. केस आपका केस नंबर 1 की 3A1 में क्या हो रहा है और एक 5A1 में क्या हो रहा है. तो जो आपका मैक्सिमम नेट इफेक्टिव एरिया देगा वो हमारा कंसीडरेशन होगा. तो क्योंकि डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? तो एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया के रिस्पेक्ट में. तो a pair of angle welded on the opposite side of the gusset plate and tack welds along its length. C में क्या कर रहा है? A pair of angle back to back on the same side, back to back on the same side of the gusset plate and tack welds. समझ में? जो हम अगर होल करेंगे तो बैक टू बैक अगर सेम साइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 होल करोगे, एक यहां पे करोगे और एक यहां पे होल करोगे. लेकिन अपोजिट साइड में करोगे तो होल तो सिर्फ आपका एक ही हो रहा है ना. व्हेन यू विल टेकिंग द अपोजिट साइड तो होल तो आपका सिर्फ एक ही ले रहे हो. तो नेट सेक्शनल एरिया आपका इंक्रीज करता रहा किसमें? बैक साइड में, बैक टू बैक में, अपोजिट साइड में. समझ में आया? Is it clear or not? आकाश सोनी, शुभम सक्सेना, अंकुर दुबे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. For a pair of identical steel channel section tack welds as a tension element, what is the net area of the cross section for design purpose? What is the net area of cross section of the design purpose? Net area of the web only, net area of the flange only, net area of the web and flange, web area plus a portion of area of the flanges. क्या हो जाएगा आपका आंसर? A, B, C और D.
the pair या फिर कह सकते the connection will be when the connection will be the symmetrical about the gusset plate and the both the channel of the tacks welded, the tack welded, hence the net area of the cross section for the design will be net area of the web and flange. तो net area of the web and flange is the correct answer, यानी कि C ऑप्शन सही है अंकुर दुबे एंड शुभम सक्सेना। स्टेटमेंट समझ में आ गया कि for the tack welded the net area of the cross section, ध्यान सुनो, the net area of the cross sections for the design will be net area of the web and flange, net area of the web and flange. So C is the correct answer. Next question please. Yes, Naman सही है आपका। The capacity of single ISA 100 into 100 into 10 as tension member connected by one leg only using 6 rivets of the 20 mm diameter is what? Yes, please answer. Calculate. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 का सी नहीं, फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे ए इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या होता है a1 प्लस के टाइम्स ऑफ द a2, के का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ द a1 बाई 3a1 प्लस a2 सॉल्व करके निकाल के दोनों वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपका नेट एरिया निकल जाएगा, इफेक्टिव एरिया। और उसके बाद कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी विल बी व्हाट, जो आपका एरिया आएगा नेट इफेक्टिव एरिया उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इट्स कमिंग 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर आएगा। इसका नहीं समझ में आएगा तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन। तो एलावेबल स्ट्रेस आपका बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 के केस में क्या बताया आपने, सी। तो 2 के केस में सी कैसे होता है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच ऑफ द बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्ट टू टेंजाइल फोर्स, T is the thickness of the plate, D is the inner diameter of the bolt. So C कैसे होगा सेकंड का, सेकंड का तो आपको D हो जाएगा ना, 16 टाइम्स ऑफ द T। दोनों का आंसर D है हीरो, किसी का C नहीं है। 16 टाइम्स ऑफ द T, 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट और 200 mm whichever is less। सिक्सटीन टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट और 200 mm whichever is less। और अगर यही कॉम्प्रेशन रहता तो कॉम्प्रेशन में क्या होता, 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट और 200 mm whichever is less। ओके, सो डी दोनों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, in the case of axially loaded column machine for full bearing and fastening, connecting the column to the base plate in the gusset plater design for what? हाँ जी, आकाश सैनी, मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराए हैं जो काफी कम लेवल के थे, कुछ इस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ और इससे स्टैंडर्ड लेवल, मतलब तीनों तरीके करा दूंगा कि अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आता है तो आपको ऐसा नहीं होगा क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 4 अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल तो देगा ही देगा। अगर 4 अगर आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे तो एक
मान लिया कि स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चन हो गए, तो एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो सॉल्व कराने के लिए देगा। बी 50% ऑफ द कॉलम लोड। और कोई आंसर? आज काफी कम लोग क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बी तो आंसर सही है, लेकिन इतने कम लोग कैसे? जहां डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, मिस्टर नमन। देखो, ऑल bearing surfaces are generally machined to ensure complete bearing on the contact base plate के केस में करेंगे तो 50% of the axial load is considered to transmitted by the bearing and by the fastening. Is it clear? So 50% of the column load. So B is the correct answer. Next, a compression member has a center to center length of 4.0 meter. It is fixed at one end and the hinge at the other end. The effective length of the column will be what? It's very simple question. They are asking about the effective length. Effective length of the column क्या हो जाएगा? कोई कंप्रेसर मेंबर है, सेंटर टू सेंटर लेंथ जो आपका 4 मीटर है, फिक्स एंड वन एंड एंड हिंज एट द अनदर एंड। एक साइड में फिक्स है, दूसरे साइड में हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या कहलाएगा इसका? बी एक आंसर तो अभिषेक यादव बी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आकाश सैनी, अंकुर, शुभम सबका सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो 3.2 मीटर सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके यूपीपीएससी एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के इस तरीके से, या 0.8 टाइम्स ऑफ द, दैट इज द करेक्ट आंसर, 0.8 टाइम्स ऑफ द एल। नेक्स्ट, the element that are normally subjected to combined bending and axial forces are what? The element that are normally subjected to combined bending and axial forces are what? C. कॉलम इन द फ्रेम स्ट्रक्चर। या अंकुर सही है, अभिषेक यादव सही है। कॉलम इन द फ्रेम स्ट्रक्चर नॉर्मली सब्जेक्ट टू कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्सेस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। An electric pole 5 meter high is fixed into the foundation. It carries a wire at the top of its free to move sideways. The effective length of the pole is what? हाँ जी, 2 times of the L. Yeah, exactly, 2 times of the L. So D is the correct answer. L effective equals to 2L. D is the correct answer. Next question please. Steel column in a multi-story building carries an axial load of the 125 kilonewton. Sorry. It is built up of a 2 ISMC 350 channel connected by the lacing. The lacing carries a load of. Lacing carries a load of. Its load taken by the 2.5% of the column load. तो 2.5% ऑफ द कॉलम लोड में क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 125 बाई 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, 3.125 न्यूटन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। या दैट्स ग्रेट ग्रेट, ऑल ऑफ यू करेक्ट। या फर्स्ट एंड सेकंड लिखना, फर्स्ट का एबीसीडी और सेकंड का एबीसीडी। Kindly mention the first and second. Which one? Yeah, all of you correct. 2.5% of the column load. This is the grade.
2 का बी और 1 का साहब, 1 का भी तो बताइए। 2 का ए। अभिषेक यादव, योर आंसर इज करेक्ट। आकाश, 2 का ए होगा। हाउ कैन यू से इट्स बी? अभी आपको शायद एक क्वेश्चन बताया था टेंशन मेंबर के केस में, स्टार्टिंग में था कि एज पर द IS 800 द मैक्सिमम अलाउएबल सेंडर रेशियो फॉर द स्टील मेंबर कैरिंग ए कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड द इम्पोज्ड लोड इज द 180। So its correct answer with respect to dead load and imposed load के केस में 180 is the correct answer। तो 2 का तो A है, जिनका भी आंसर B है वो रॉन्ग है एंड इसका नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा है। एक्सियल कंप्रेशन इफेक्टिव लेंथ इज 3000 mm, साइज ऑफ द एंगल को 100 into 100 into 10। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी? तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या कह रहा है आपको? इसमें से और कोई टर्म दे रखा है जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन? काफी लंबा बनेगा। लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। सो इज इट पॉसिबल टू सॉल्व? मैं कोड से इसका देकर सीधा वैल्यू बता देता हूं कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बट कोडल वैल्यू नहीं गिवन होगा आपको वहां पे। तो रुक जाओ, मैं कोड से वैल्यू देख के बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ। इट्स कमिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, आर मिनिमम का वैल्यू है 19.4। कितना है? 19.4। तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया आपको। तो बिना ये कोड के, बिना ये टेबल के सॉल्व नहीं होगा। सो हम जस्ट एक तरीका आपका ये है कि अगर जब तक आपका एंगल का क्रॉस, ये पूरा आपको एरिया दे रखा है और स्ट्रेसेस, तो इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है कि लैम्डा के रेस्पेक्ट में स्ट्रेस क्या होगा, तभी ये सॉल्व होगा। इसमें से इतना वैल्यू से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो बिल्कुल सही है कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। फर्स्ट का सी वैसे होगा नहीं, फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा, बिना कोड का सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट का बी आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बी है, लेकिन विदाउट कोड इज इट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। इसके लिए और भी प्रॉपर डेटा चाहिए। विदाउट कोड इज इट नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए पहले प्रॉपर कोड आपको चाहिए, तभी आपको, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो उसको स्किप करने के लिए बना है, उस पर दिमाग लगाने के लिए नहीं बना है आपको यहाँ पे, ठीक है। काइंडली स्किप दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। गेसिंग से कितना था आपका? सी। नो, सी इज नॉट द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। ओह सॉरी, खत्म हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लास्ट क्वेश्चन था। कल इसका फिर से पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्रेशन मेंबर में करेंगे, कुछ आपका गेंट्री गिडर, प्लेट गिडर और प्लास्टिक एनालिसिस, ये 4 चैप्टर के होंगे। कंप्रेशन प्लस प्लास्टिक एनालिसिस प्लस गेंट्री गिडर प्लस प्लेट गिडर, ये 4 चैप्टर कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे कल वाले टॉपिक पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर काइंडली राइट अ फीडबैक, और अगर आपको सेशन अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक दिस सेशन।
एसएससी जेई की कट ऑफ कितनी रहेगी? अभी तो कट ऑफ देखा है 118 के आसपास गया था सर, 128 था, फॉरगेट कितना था कट ऑफ, याद नहीं मुझे, 118 था या 128 था, भूल गया मैं। 118 था, 128 था, 127 था, 127 पॉइंट समथिंग हुआ कट ऑफ। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनका 126 आया है, किसी का 125 आया है, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। हाँ जनरल वही बोला हूँ कि 128 के आसपास था। यूपीपीएससी क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे मॉडरेट लेवल के होंगे, ना ज्यादा डिफिकल्ट होंगे ना ज्यादा आसान होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको आसान भी होंगे बट ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन नहीं होंगे, बट 30% मान के चलो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। 30%, 70-30 का रेशियो रहेगा ही रहेगा वहां पे। ओके सो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इस नंबर से 9810935295। इस नंबर पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल शेयर अ लिंक। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? और कोई डाउट किसी को? ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 11-11:15 पे।